हाँ जी, अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना आज जो फर्स्ट चैप्टर है आप कर रहे हैं द लिविंग वर्ड। ठीक है, अपने को बॉटनी है, जोलॉजी है। सब तो पहला आप करांगे बॉटनी। बॉटनी प्लस जोलॉजी दोनों च ही आ जाता है द लिविंग वर्ड चैप्टर, वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ +1 क्लास। ईच एंड एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन द क्लास। इनके चो बाहर कुछ नहीं आएगा बच्चों थानू। ठीक है, चलो सब तो पहला लिविंग वर्ड मतलब आप सब तो पहला देखते हैं कि चैप्टर का मतलब की है। ठीक है, चैप्टर का मतलब की है द लिविंग वर्ड। देखो दुनिया दे विच जिन्ने भी अपने कोले प्लांट्स है, ठीक है, दुनिया विच जिन्ने भी अपने कोले प्लांट्स है, ठीक है, अपने कोले एनिमल्स है, ठीक है, जिन्ने भी अपने कोले ऑर्गेनिजम्स है, जिन्ने भी अपने कोले ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, इन्हों सारे नू की बोलते हैं आपां बायोडाइवर्सिटी। की बोलते हैं बच्चे इन्हों आपां बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, मतलब दुनिया दे विच अपनी लाइफ दे विच अपने बायोस्फीयर दे विच जिन्ने भी अपने कोले प्लांट्स है, ठीक है, जिन्ने भी अपने कोले एनिमल्स है, जिन्ने भी अपने कोले ऑर्गेनिजम्स है, इन्हां सारे नू मिलके की बोलते हैं बच्चों आपां बायोडाइवर्सिटी। ये सारा बेटा लिविंग वर्ड के अंडर ही आता है। मतलब प्लांट्स किद्दां सर्वाइव करते हैं, प्लांट किवें अपना खाना बनाते हैं, ਜਿਹੜੇ एनिमल्स है वो अपने किवें खाना बनाते हैं, एनिमल्स किवें रहते हैं, ऑर्गेनिजम्स किवें रहते हैं, वो किहड़े इन्वायरमेंट रहते हैं, किवें टैंपरेचर च रहते हैं, उन्होंने की बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। ये सारे नूं की बोलते हैं बच्चा बायोडाइवर्सिटी। तो इस चैप्टर च आपां की पढ़ना है लिविंग वर्ड बारे पढ़ना है। ठीक है, ये आपां नैक्सट स्लाइड च करांगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला अगे करवानी है तुहानूं मैं। ठीक है जी, सब तो पहला बच्चा लिविंग, what are the features of living word? you have to learn the word, you have to learn the word only grams, you have to learn the word only grams, you have to learn the word only grams। ठीक है, you have to learn the word only grams। now what are the features of living beings? देखो बच्चा हुण मैनूं आए दसो, जो आपां ह्यूमन बींग्स आपां जो भी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं कि सारे लिविंग बींग्स कर रहे हैं? नो। फॉर एग्जाम्पल आई कैन डांस, आई कैन ईट, आई कैन टॉक, आई कैन डांस, आई कैन डू चुगली। आपां सब कुछ कर रहे हैं कि सारे लिविंग बींग्स कर रहे हैं? ना, सारे लिविंग बींग्स नहीं करते बेटा। तो फिर फीचर्स की है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द लिविंग वर्ड्स? तुसी सिर्फ एक टर्म याद करनी है, ग्राम्स। की याद करना है? ग्राम्स। ग्राम्स जी तो ग्रोथ, आर तो बेटा रिप्रोडक्शन, ए तो एबिलिटी टू सेंस एंड रिस्पॉन्ड, एम तो मेटाबॉलिज्म, ई तो एमरजेंस एंड एस तो सेल्फ रेप्लिकेटिंग। ठीक है, जी तो ग्रोथ, आर तो रिप्रोडक्शन, ए तो एबिलिटी टू सेंस एंड रिस्पॉन्ड, मेटाबॉलिज्म, सेल स्ट्रक्चर, एमरजेंस एंड सेल्फ रेप्लिकेटिंग। ठीक है, वैसे मैं मैंशन किया है तुहाडे नोट्स दे विच, तुहानूं ईच एंड एवरीथिंग मिल जूगा। तुसीं लर्न करना ग्राम्स, तां तुहानूं जो फीचर्स है लिविंग बींग से याद हो जाएंगे। ठीक है, हुण नाउ व्हाट इज डिफाइनिंग फीचर? नाउ व्हाट इज द डिफाइनिंग फीचर? डिफाइनिंग फीचर इज दैट फीचर विच इज प्रेजेंट ओनली इन लिविंग बींग्स and absent in non-living beings. Now what is defining feature? Defining feature is that feature which is present only in living beings, which are present only in living beings but absent in non-living beings. ਉਹ ਵਾਲਾ डिफाइनिंग फीचर, उस फीचर ਨੂੰ ਆਪਾਂ डिफाइनिंग फीचर ਕਵਾਂਗੇ ਬੱਚਾ। ਉਹ ਵਾਲੇ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ डिफाइनिंग फीचर ਕਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਲਿਵਿੰਗ ਬੀਇੰਗਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਊਗਾ, ਐਬਸੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਨॉन ਲਿਵਿੰਗ ਬੀਇੰਗਸ। ਮੈਮ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਬੇਟਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫੀਚਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ डिफाइनिंग फीचर ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, डिफाइनिंग फीचर इज दैट फीचर विच इज प्रेजेंट ओनली इन लिविंग थिंग्स एंड एबसेंट इन नॉन लिविंग थिंग्स। ये थोड़ा जा डाटा बेटा, यू हैव टू लर्न दिस डाटा। द लिविंग बर्ड बायोडाइवर्सिटी कितनी है बेटा? 1.7 to 1.8 मिलियन। लाइफ कैन अकर इन एक्सट्राऑर्डिनरी हैबिट्स, हार्श कंडीशन। इस चीज़ का की मतलब बेटा? वो कहते जी लाइफ है ना, ये नहीं कि सौखे सौखे लाइफ है ना, कुछ इदां दे बैक्टीरियाज भी है, कुछ इदां दे ऑर्गेनिजम्स भी है ਜਿਹੜੇ पूरे हार्श कंडीशन च रहंदे है। किवें मैम? बहुत हाई टैंपरेचर च रहंदे है, बहुत स्नो दे विच रहंदे है। एग्जाम्पल आर्की बैक्टीरियाज। आपां ये भी करांगे, नैक्सट चैप्टर है बेटा क्लासीफिकेशन दे विच आपां करांगे। इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कोऑपरेशंस कैन अकर बिटवीन मैंबर्स। इट्स ऑब्वियस है, एक दूजे की कोऑपरेशन नाल, एक दूजे के कन्फ्लिक्ट्स नाल ही की करते हैं अपना, मतलब मैंबर्स दे विच हुंदा है, तां ही वो अपनी लाइफ स्पेंड कर पाते हैं। ठीक है बच्चों,
ਹੁਣ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਫੀਚਰ ਕਿੰਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਇਨ ਅ ਲਿਵਿੰਗ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਕਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਲਿਵਿੰਗ ਬੀਇੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਟਾ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਲਰਨ ਦਾ ਡਿਫਾਈਨਿੰਗ ਫੀਚਰ ਇਜ਼ that feature which is present only in living beings and absent in non living beings ਇਹ ਬੇਟਾ ਡਿਫਾਈਨਿੰਗ ਫੀਚਰ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਾਰੀ ਬੋਲੂੰਗੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਮੈਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬੋਲੂੰਗੀ ਡਿਫਾਈਨਿੰਗ ਫੀਚਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿ ਡਿਫਾਈਨਿੰਗ ਫੀਚਰ ਇਜ਼ that feature which are present in living things and absent in non living things ਰਾਈਟ ਬੱਚਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਗਰੋਥ ਨਾਓ व्हाट इज ग्रोथ ठीक है नाउ व्हाट इज ग्रोथ येलो कलर लेने माई फेवरेट चलो जी ग्रोथ का की मतलब है बेटा देखो बेटा ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਏ ਸੀ ਛੋਟੂ ਜੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ weight ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ 3 ਕਿਲੋ 3.5 ਕਿਲੋ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ weight ਸੀਗਾ 3 ਕਿਲੋ ਜਾਂ 3.5 ਕਿਲੋ weight ਸੀ ਬਟ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ weight ਕਿੰਨਾ ਬੇਟਾ ਕਿੰਨਾ ਮੇਬੀ 50 maybe 55 maybe 60 maybe 65 I don't know ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ weight ਹੈ ਬਟ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸ ਵਧਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੋਏ ਸੀ ਪਾਪਾ ਤੋਂ ਸਪਰਮ ਆਏ ਮੰਮਾ ਤੋਂ ਐਗ ਆਇਆ ਪਾਪਾ ਤੋਂ ਕੀ ਆਏ ਬੇਟਾ ਪਾਪਾ ਤੋਂ ਸਪਰਮ ਆਏ ਮੰਮਾ ਤੋਂ ਕੀ ਆਇਆ ਐਗ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਬੇਟਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਬਣ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਬਣ ਗਿਆ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਕੀ ਬਣ ਗਏ ਫੁੱਲ ਬੇਬੀ ਤਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਬਣ ਗਏ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਸੋਨਾ ਕਲਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਟਾ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਣ ਗਏ ਇੰਨਾ ਵੱਡੇ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਗਏ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੈਲਸ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੈਲਸ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਸ ਵਧਿਆ ਬੱਚੋ अपना एक तो मास ਵਧਿਆ अपना वेट वध गया एक अपने नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो गए जाइगोट तो आप एडे बड़े इंसान बन गए ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ग्रोथ मतलब इंक्रीज इन मास and increase in the number of cells try to understand what I want to say ठीक है मेरा मतलब ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟੂ ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ 3 ਕਿਲੋ weight ਸੀ ਹੁਣ ਆਪਣਾ weight ਵਧ ਗਿਆ ਮਾਸ ਵਧ ਗਿਆ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੈਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਮੰਮਾ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਸੀਗੇ ਕੀ ਸੀਗੇ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਸੀ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਮਾਈਟੋਸਿਸ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੈਲਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸੈਲਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੋਗੀ ਬੇਟਾ ਗਰੋਥ ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ व्हाट इज ग्रोथ इंक्रीज इन द मास and number of cells that is called growth now what is the difference between बच्चा what is the difference between the living beings and non living beings मतलब growth living beings किद्दां दी हुंदी है ते non living beings growth किद्दां दी हुंदी है सब तो पहला बेटा लिविंग बींग्स दे विच हुंदी है इंट्रिंसिक ग्रोथ मतलब अंदरों ही ग्रोथ हुंदी है बेटा तुसी कदे देखिया कदे मास दा गुच्छा अपनी बांह दे उपर आके लग जे जां अपने सिर ते एक होर मास दा गुच्छा लग गया ना अपना अगर वेट वधदा है अपना अगर मास वधदा है तां अंदरों ही वधदा है बच्चों मेरे प्यारे बच्चों अपना मास की है अंदरों ही वधदा है कदे भी अपना बाहरों नहीं वधदा ते नॉन लिविंग बींग्स की हुंदा बेटा ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ द मटीरियल्स ऑन द सरफेस वो हमेशा दे ऊपर वधदा है मैम नहीं समझ आया आई विल एक्सप्लेन देखो बेटा कोई भी मिट्टी दा टिल है ठीक है ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਉੱਪਰ ਜਮਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿੱਟੀ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਜਾਊਗੀ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਮੈਮ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਆ ਦੇਖੋ ਬੱਚਾ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਟਿੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਮਿੱਟੀ ਆ ਗਈ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਮਿੱਟੀ ਆ ਗਈ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਮਿੱਟੀ ਆ ਗਈ ਇਹ ਕੀ ਹੋਗੀ ਬੇਟਾ ਇਹਦੀ ਗਰੋਥ ਹੋਗੀ ਇਹ ਕੀ ਬੇਟਾ ਹੋਗੀ ਇਹਦੀ ਗਰੋਥ ਹੋਗੀ ਪਹਿਲਾਂ A ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ A ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋਗੀ ਬੱਚਾ अपने कोले दी ग्रोथ होगी क्योंकि मिट्टी ओदे ऊपर आके जमी गई तो ड्यू टू दी एक्यूमुलेशन ऑफ मटीरियल्स ऑन द सरफेस मतलब एक्सट्रिंसिक बाहरों आके कदे आए तो नहीं हैगा कि अपने अंदर ही ना अपने अंदर तो हुंदा नहीं बच्चा नहीं हुंदा ना अपने अंदर है ना बच्चों अपने अंदर हुंदा नहीं ना इदां दा बिल्कुल भी नहीं हुंदा अपने अंदर हमेशा ग्रोथ केड़ी हुंदी है बेटा अपने अंदर हमेशा ग्रोथ हुंदी है केड़ी ग्रोथ हुंदी है मेरे प्यारे बच्चों इंट्रिंसिक ग्रोथ हुंदी है ते नॉन लिविंग दे विच केड़ी ग्रोथ हुंदी है बेटा एक्सट्रिंसिक ग्रोथ हुंदी है समझ गए बच्चा नैक्सट अपनी केड़ी ग्रोथ है बेटा परमानेंट ग्रोथ है परमानेंट कदे आए होए भी पहला मैं वड्डी हो जा फिर मैं दोबारा छोटी हो जा ना कदे भी नहीं होया अपनी ग्रोथ केड़ी बेटा परमानेंट ग्रोथ है फॉर एग्जाम्पल मेरी फ्रेंड है मैंने धक्का मारिया ठीक है तो मैं नाल दी नाल गिर जा मेरी ग्रोथ खत्म हो जाए ना एवें तो हो ही नहीं सकता क्योंकि अपनी ग्रोथ की है बेटा परमानेंट है
ਇਹਦੀ ਕੀ ग्रोथ है बेटा की है टैंपरेरी ग्रोथ है किवें फॉर एग्जांपल ये मिट्टी का टिल है फॉर एग्जांपल ये मिट्टी का टिल है मैं ये पूरा आपका पैर मारूंगी ये तो नाल दी नाल ही खत्म हो जाऊगा तो इट मीनस ये ग्रोथ की है बेटा टैंपरेरी ग्रोथ है एंड ये ग्रोथ की है बेटा रिवर्सिबल ग्रोथ है अपनी ग्रोथ की है बेटा इरिवर्सिबल है ठीक है बेटा समझ आई होप तुहानू सब कुछ समझ आ रहा है बच्चा नैक्सट है इंटरनल फिनोमिना जी अपनी है ना बेटा वो अपनी की है इंटरनल फिनोमिना है बेटा अपनी की ग्रोथ है इंटरनल फिनोमिना ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਨॉन ਲਿਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋਥ ਹੈ ਓਕੇ ਬੇਟਾ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਟੀਲੇ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਬੋਲਡਰ ਸੈਂਡ ਡਿਊਨਸ ਥੀਸ ਆਲ ਆਰ ਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆਫ ਦ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੋ ਹੁਣ ਗਰੋਥ इन प्लांट्स एंड ग्रोथ इन एनिमल्स ठीक है बेटा तुहानू ईच एंड एवरीथिंग तुहानू एनसीईआरटी च मिल जूगा सब कुछ एनसीईआरटी का ही पार्ट है एक एक चीज एक वर्ड मैं कैप्चर किया होया है एक वर्ड तुहानू मिलूगा इहदे विचों ठीक है हालांकि सिलेबस चो चला गया है बट आपां करांगे कई बारी पुरानी बुक्स चो भी चक के पा दिंदे आपां सब कुछ कवर करांगे ठीक है बेटा 5-10 मिनट का टॉपिक है आपां सब कुछ कवर करांगे ठीक है बच्चों चलो ग्रोथ इन प्लांट्स की बेटा इनडिटर्मिनेट केड़ी है बेटा इनडिटर्मिनेट केड़ी है बच्चा इनडिटर्मिनेट इनडिटर्मिनेट का की मतलब है भी जेड़ी अपनी ग्रोथ है ना बेटा अपनी ग्रोथ की है फिक्स है ठीक है मतलब प्लांट्स दे विच आपां प्लांट्स की गल कर रहे हैं प्लांट्स दे विच मतलब अपनी ग्रोथ की है बेटा नॉट फिक्स्ड प्लांट्स दे विच की है बेटा ग्रोथ की है बेटा नॉट फिक्स्ड प्लांट्स दे विच की है बेटा ग्रोथ नॉट फिक्स प्लांट्स दे विच ग्रोथ की होगी बेटा नॉट फिक्स्ड लिख लो नॉट फिक्स्ड ठीक है नॉट फिक्स्ड जेडी बट अपने एनिमल दे विच ग्रोथ होगी वो की होगी बेटा फिक्स्ड होगी ठीक है बेटा ग्रोथ केड़ी होगी अपनी फिक्स्ड होगी किवें मैम फिक्स्ड किवें होगी अपनी ग्रोथ की है बेटा फिक्स्ड होगी अपनी की है बेटा एनिमल्स दे विच ग्रोथ फिक्स्ड है ठीक है कोई आए तो नहीं आप सारी उम्र ही वधदे जाने ना सारी उम्र तो वधदे नहीं एक टाइम पीरियड हुंदा बेटा भी इस तो बाद अपनी ग्रोथ नहीं होगी मैम ग्रोथ तो हुंदी है मोटे पतले हो जाने बेटा वो मास तो इनक्रीज होना वो तो हुण आपां बर्गर पीजे खा के जिन्ने मर्जी मोटे होए चलिए ग्रोथ की गल हुंदी बेटा हाइट की गल हुंदी है अपनी तुहानूं पता ही है मोस्ट प्रोबेबली 17-18 ईयर्स तो बाद अपनी ग्रोथ बेटा नहीं अपनी जिहड़ी हाइट अपनी वधदी अपनी ग्रोथ नहीं हुंदी है ना तो अपनी ग्रोथ की है बेटा फिक्स हुंदी है प्लांट्स दे विच ग्रोथ फिक्स नहीं हुंदी क्यों बेटा इदां दी की गल है अपने च क्यों नहीं फिक्स हुंदी सुनो मेरी गल ध्यान नाल बेटा मैं तुहानूं स्लाइड ते समझानी है प्रॉपर वे नाल सारा मेरी गल ध्यान नाल सुनियो ठीक है प्रॉपर वे नाल तुसीं मेरी गल सुनियो चलो हुण बेटा जेड़ा प्लांट्स है ना जेड़े प्लांट्स है वो सारी उम्र क्यों वधदे रहिंदे प्लांट बुढ़ा भी हो जाता है ना प्लांट्स की सारी उम्र ग्रोथ हुंदी है 200 साल 300 साल 200 150 साल 100 साल इहदी ग्रोथ की है बेटा हुंदी रहंदी है इहदी ग्रोथ की है बेटा हुंदी रहंदी है प्लांट्स की ग्रोथ बेटा क्यों हुंदी रहंदी इन्हां कोले इदां दा की है इन्हां कोले हैगा बई इन्हां कोले की है राम भैया एंड श्याम भैया बेटा इन्हां कोले की है राम भैया एंड श्याम भैया किवें मैम नहीं समझ आया मैम सानू राम भैया श्याम भैया की कह रहे हो हुणे समझा देने हैं मेरे प्यारे बच्चों अभी बता देती हूँ आपको ये देखो ये देखो ये देखो ये हमारे हैं छोटे छोटे लीव्स ठीक है ये हमारे हैं छोटे छोटे लीव्स ये हमारी क्या आ गई बच्चों रूट्स ये क्या आ गई हमारी रूट्स और ये क्या आ गया हमारा स्टेम ठीक है ये क्या आ गई मेरी स्टेम ये क्या आ गई मेरी बच्चों स्टेम ठीक है तो ये मेरी आ गई बेटा स्टेम तो यहां पे क्या है बेटा शूट एपिकल मेरिस्टम यहां पे क्या है श्याम भैया यहां पे क्या है भैया इनके पास श्याम भैया तो यहां पे क्या है रूट एपिकल मेरिस्टम फुल फॉर्म लिख देती हूं ताकि आपको इजी हो जाएगा रूट एपिकल मेरिस्टम ये क्या है बेटा रूट एपिकल मेरिस्टम मतलब रूट के पास क्या है रूट एपिकल मेरिस्टम शूट के पास क्या है शूट एपिकल मेरिस्टम इनके पास क्या है राम भैया श्याम भैया इनके पास क्या है राम भैया एंड श्याम भैया इनके पास क्या है बच्चों
राम भैया एंड श्याम भैया, बट हमारे पास क्या है, राम भैया श्याम भैया नहीं है, तो इसलिए हमारी ग्रोथ क्या है, 150 साल, 100 साल, 200 साल नहीं होती है। तो प्लांट्स के पास क्या है, राम भैया एंड श्याम भैया। जो रूट एपिकल मेरिस्टम है वो रूट्स में प्रेजेंट है, जो शूट एपिकल मेरिस्टम है वो शूट्स में प्रेजेंट है। तो उसकी वजह से रूट एपिकल मेरिस्टम की वजह से रूट की ग्रोथ होती है एंड शूट एपिकल मेरिस्टम की वजह से शूट में ग्रोथ होती है। तो अपने पास ना ही तो भाई राम भैया है, ना ही अपने श्याम भैया है, तो इसलिए हमारे पास कोई हमारी ऐसी ग्रोथ नहीं होती है, तो हमारी लिमिटेड ग्रोथ ही होती है। ठीक है बच्चों, हमारी क्लोज टाइप ग्रोथ होती है। और प्लांट्स के पास क्या है, ओपन टाइप ग्रोथ होती है, ड्यू टू दीज मेरिस्टम्स, ड्यू टू दीज मेरिस्टम। आई होप आप सबको बात समझ आ गई है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट करते हैं बेटा, नेक्स्ट करते हैं। अब बेटा नेक्स्ट है ग्रोथ इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ग्रोथ इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या मतलब है, देखो ये यूनिसेलुलर मतलब क्या होता है, जो सिर्फ वन सेल से बनता है, जो सिर्फ वन सेल से बनता है। एग्जाम्पल है बच्चों अमीबा, एग्जाम्पल क्या है मेरे बच्चों, अमीबा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है हमारी, अमीबा, एग्जाम्पल क्या है हमारी, अमीबा। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल आ गई अमीबा। उसके बाद बेटा अगर मैं बात करूं अमीबा, इसकी बाइनरी फ्यूजन होगी, इसकी क्या होगी, बाइनरी फ्यूजन होगी, तो 2 सेल्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2 सेल्स में डिवाइड हो गया। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जो सिर्फ एक सेल से बनता है। क्या बनता है बेटा, जो सिर्फ एक सेल से बनता है, इसकी डिवीजन होगी, इसने बाइनरी फ्यूजन कर दिया, 2 सेल्स में डिवाइड हो गया। अब ये क्या बोल रहा है, अभी मेरी बात ना ध्यान से सुनना, ये पेपर में सीधा लाइन आती है बच्चों, ये पेपर में बिल्कुल बिल्कुल ऐसी एज सच आपको ये लाइन मिलेगी। ठीक है, एज सच ये आपको लाइन मिलेगी। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स एंड सिनोनिमस विद ईच अदर। मैम नहीं समझ आया, सुनो मेरी बात ध्यान से बच्चों, सुनो। वो क्या बोल रहा है कि जब भी ग्रोथ होगी ना, इसकी साथ में साथ इसकी रिप्रोडक्शन भी होगी, साथ में बच्चे भी पैदा कर देगा। देखो ग्रोथ का मतलब क्या, मैंने आपको फर्स्ट लाइन में बताया था, ग्रोथ का मतलब क्या होता है, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। ये था एक सेल, अभी ये कितने हो गए, 2 हो गए, तो इसकी क्या होगी, एक ये सेल हो गया, एक सेल ये हो गया, तो टोटल कितने हो गए, 2 सेल। तो मतलब ग्रोथ होगी ना, साथ के साथ इसने बच्चे भी पैदा किए हैं, तो साथ के साथ क्या होगी, इसकी रिप्रोडक्शन भी होगी। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं बेटा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन क्या है, दोनों इंक्लूसिव इवेंट्स हैं। दोनों क्या है बेटा, इंक्लूसिव इवेंट्स हैं। दोनों क्या है बेटा, इंक्लूसिव इवेंट्स हैं। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दोनों क्या है बेटा, इंक्लूसिव इवेंट्स हैं। मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जैसे ग्रोथ होगी, साथ के साथ क्या हो जाएगी, रिप्रोडक्शन होगी। ठीक है, जैसे उसने ग्रोथ की, जैसे एक सेल था 2 हो गए, तो सेल भी इंक्रीज हो गया, ग्रोथ भी होगी, साथ के साथ इसके बच्चे भी पैदा हो गए। पहले एक था, अब ये कितने मेंबर्स हो गए फैमिली में, 3 मेंबर्स हो गए। तो मतलब ये बात याद रखना, जब भी यूनिसेलुलर की बात होगी, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दोनों इकट्ठे होंगे। बट हमारे केस में ऐसा नहीं होगा, अभी बताती हूँ कैसा होगा। देखो हमारे केस में क्या होगा, अभी बात ध्यान से सुनना। देखो हमारे केस में क्या है बच्चा, ग्रोथ इन मल्टीसेल ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेल ऑर्गेनिज्म्स का मतलब क्या होता है, जो एक सेल से ज्यादा बने हो। ठीक है, जो एक सेल से क्या बने हो बेटा, ज्यादा बने हो। ठीक है, जो एक सेल से ज्यादा बने हो उसे क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो एक सेल से ज्यादा बनते हैं उसे क्या बोलते हैं बेटा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। देखो हमारा क्या है बच्चों, हमारा क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। मतलब हमारी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन अलग अलग होती है। कैसे मैम नहीं समझ आया, सुनो मेरी बात बेटा। ग्रोथ एंड जो रिप्रोडक्शन है कैसे अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल मेरा हाथ है, ठीक है, मेरा हाथ है, मेरे हाथ में चोट लगी, ठीक है, मेरे हाथ में चोट लगी, तो मेरी बॉडी क्या करेगी, उसको रिपेयर करेगी। कैसे रिपेयर करेगी, जो उसके सेल्स हैं, ठीक है, जो उसके सेल्स हैं उसको बढ़ा देगी। क्या साथ के साथ मैं बच्चे भी पैदा करूंगी ना, हमारी ग्रोथ अलग होती है, रिप्रोडक्शन अलग होती है। दोबारा फिर मैं एक्सप्लेन कर रही हूं कि जो ग्रोथ है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में चोट लगी, ठीक है, तो मेरी बॉडी क्या करेगी, मेरी बॉडी रिपेयर करेगी। कैसे रिपेयर करेगी, उसमें सेल्स बढ़ाएगी। हमारा इम्यून सिस्टम है जो सेल्स बढ़ाएगा, उसमें इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स होंगे, ताकि उसमें माइटोसिस होगी, ताकि रिपेयर हो जाए। ठीक है,
ताकि रिपेयर हो। जैसे जैसे मेरे सेल्स बढ़ेंगे कि साथ के साथ मैं बच्चे पैदा कर दूंगी ना, ऐसा तो हो ही नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। हमारे केस में ग्रोथ अलग होएगी, रिप्रोडक्शन अलग होएगा। वो एक सेल से बना था इसलिए उसकी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सेम सेम वे में हो रही थी, बट अपने केस में ग्रोथ अलग होती है, रिप्रोडक्शन अलग होती है। ऐसा तो जैसे अभी आप बच्चे हो, आप 15 साल के हो, 20 साल के हो, 25 साल के, अभी तो फिर आपके बच्चे बच्चे होते रहेंगे, है ना। फिर अभी तो आपके पास पता नहीं कितने बच्चे होते हैं, है ना। अभी आप जैसे 25 साल के हो, फिर तो आपके 25-26 बच्चे होंगे, भी साथ साथ आप ग्रोथ करो, साथ साथ बच्चे पैदा करो ना। ये आपको सीधा लाइन आएगी बेटा, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इन द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। आई होप आपको समझ आ गई। अगर आपका कोई डाउट है तो आप लिख देना, हम बिल्कुल, आई डेफिनेटली विल आंसर टू ऑल योर क्वेश्चंस, ठीक है। चलो नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट। अभी मेरे को एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गई। अब मेरे को ये बताओ कि ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर है या नहीं है। ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर है या नहीं है। ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। क्यों ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर बेटा? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर नहीं है। मैंने आपको बताया था डिफाइनिंग फीचर इज दैट फीचर। मैंने आपको अभी बताया था कि जो मैंने अभी बताया मैंने आपको कि जो डिफाइनिंग फीचर है, डिफाइनिंग फीचर है, जो डिफाइनिंग फीचर is that feature which is present in living beings and absent in non living beings, मैंने अभी बताया। अभी आप ये बताओ कि ग्रोथ रिप्रोडक्शन मतलब ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर है या नहीं है। बेटा ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर नहीं है। क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि ग्रोथ तो नॉन लिविंग में भी हो रही है। कैसे मैम? ये देखो एग्जांपल मैंने बताई अभी आपको, ये देखो मैंने अभी बताया ना, माउंटेन्स नॉन लिविंग बीइंग्स हैं, बोल्डर्स नॉन लिविंग बीइंग्स हैं, सैंड ड्यून्स नॉन लिविंग बीइंग्स हैं। ये सारी ग्रोथ तो इनमें भी हो ही रही है। कैसे ग्रोथ हो रही है ये देखो, मैंने आपको अभी बताया था, ये मैंने बताया अभी आपको। फॉर एग्जाम्पल ये माउंटेन है, इसके ऊपर और मिट्टी आ गई, ये मिट्टी का टीला है, इसके ऊपर और मिट्टी आ गई, इसके ऊपर मोर मिट्टी आ गई, तो क्या हो गया? इसकी ग्रोथ होगी ना। तो ग्रोथ का मतलब डिफाइनिंग फीचर का मतलब तो ये होता है जो सिर्फ लिविंग बीइंग्स में हो, बट यहाँ पे तो ग्रोथ क्या हो रही है? नॉन लिविंग में भी हो रही है। सो ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। ये मेरी बात याद रखना बच्चों, ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। ये मेरी बात याद रखना, ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। क्यों मैम? क्योंकि ये ग्रोथ कहां पे भी हो रही है? ग्रोथ कैन अक्कर इन नॉन लिविंग थिंग्स। ग्रोथ कहां पे हो रही है बेटा? नॉन लिविंग थिंग्स में भी ये ग्रोथ हो रही है। ये ग्रोथ कहां पे हो रही है बेटा? ये ग्रोथ नॉन लिविंग थिंग्स में भी ये हो रही है। तो इसका मतलब ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। चलो बेटा नेक्स्ट फीचर की तरफ चलते हैं। आई होप आपको बहुत समझ आ गया बेटा। अगर मैं चाहती तो आपको 2 मिनट में भी खत्म कर सकती थी, मैंने नहीं किया। मैंने प्रॉपर से एक्सप्लेन किया। क्यों एक्सप्लेन किया? ताकि आपका बेस अच्छे से बन जाए, है ना, ताकि आपका जो बेस है अच्छे से बन जाए, ठीक है। चलो नेक्स्ट है बेटा, हमने किया था ग्राम्स। तो ग्रोथ, उसके बाद है बेटा रिप्रोडक्शन, उसके बाद क्या है बेटा? रिप्रोडक्शन, उसके बाद क्या है बेटा? रिप्रोडक्शन। चलो जी नेक्स्ट है हमारा रिप्रोडक्शन। ये तो बच्चे को पता है क्या होता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है बच्चे पैदा करना। बंदर ही पैदा करेगा, कुत्ता ही पैदा करेगा, ह्यूमन बींग्स ही पैदा करेंगे। तो ये क्या होता है? रिप्रोडक्शन। प्रोजेनी, प्रोड्यूस, ये डेफिनेशन याद रखना बेटा, प्रोजेनी प्रोड्यूस प्रोजेनी ऑफ सिमिलर काइंड। बस मतलब ये बेसिक डेफिनेशन है कि सेम काइंड के सेम बच्चे पैदा करेंगे। कैसे? बिल्ली ही पैदा करेगी, कुत्ता ही पैदा करेगा। आप बोलो हाथी से कुत्ता निकल जाए, इज इम्पॉसिबल ना। तो उसे क्या बोलते हैं बेटा? रिप्रोडक्शन। उसे क्या बोलते हैं बेटा? उसे क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन, ठीक है। प्रोड्यूस प्रोजेनी ऑफ सिमिलर काइंड, तो उसे क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। उसे क्या बोलते हैं बेटा? रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब बात समझ में आई? चलो नेक्स्ट है बेटा
नेक्स्ट अभी जो रिप्रोडक्शन है वो दो टाइप की होती है, कौन कौन सी? एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, ठीक है। कौन सी होती है बेटा? एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। सेक्सुअल इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, एसेक्सुअल इज अ एसेक्सुअल इज अ सिंपल प्रोसेस। ज्यादा कोई लंबी चौड़ी बात इसमें होती नहीं है। कैसे मैम? जो सेक्सुअल है उसमें क्या होता है, चलो मैं आपको स्लाइड से बताती हूँ। चलो आ जाओ, देखो बेटा, जो सेक्सुअल प्रोसेस है बेटा, सेक्सुअल प्रोसेस में क्या है, इसमें होते हैं टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। इसमें क्या होगा बेटा? सेक्सुअल प्रोसेस में क्या होगा बेटा? टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। मैक्सिमम कितने बच्चे हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, वरना वैसे कॉमन कितने होते हैं? 1 या 2। ऐसे तो मैम 8 के भी केस देखे, ऐसे तो केस फिर 16 के भी देखे होंगे। जर्नल केस कितने होते हैं? 1 या 2, ठीक है। जर्नल केस, जर्नल कितने होते हैं? 1 से 2, ठीक है। तो मतलब इसमें 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व एंड 1 या 2 बच्चे पैदा होंगे, जिसे एक वर्ड बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं वर्ड बेटा? इसको हाईलाइट करके बताती हूँ मैं आपको। इसे क्या बोलते हैं? प्रोजेनी। क्या बोलते हैं बेटा? प्रोजेनी बोलते हैं। मतलब हम अपनी मम्मी पापा की क्या है? प्रोजेनी है। हम अपने मम्मी पापा के क्या है? ऑफस्प्रिंग्स हैं। क्या है बेटा? ऑफस्प्रिंग्स हैं। हम अपने मम्मी पापा के क्या है? ऑफस्प्रिंग्स हैं। और क्या है? प्रोजेनी है। ये बायो में वर्ड यूज करते हैं, प्रोजेनी एंड ऑफस्प्रिंग। आपको दिक्कत ना, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि बायो में क्या वर्ड यूज करते हैं? प्रोजेनी एंड ऑफस्प्रिंग, ठीक है। हम अपने मम्मी पापा के क्या है? प्रोजेनी या ऑफस्प्रिंग बोल देते हैं। तो ये सेक्सुअल प्रोसेस हो गया बेटा, 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, मैक्सिमम 1 या 2 बच्चे, ठीक है। बट अगर बच्चों मैं बात करूं ना, एसेक्सुअल की मैं बात करूं, अगर एसेक्सुअल की बात करूं मैं आपको, एसेक्सुअल, आई नो आपको पता होगा, बट मैं एक बार फिर भी मैं आपको अपने लैंग्वेज में मैं बता देती हूँ ताकि आपके कोई डाउट्स क्लियर हो जाए, ठीक है। एसेक्सुअल में क्या होता है? ओनली 1 पेरेंट आर इन्वॉल्व, ओनली 1 पेरेंट इन्वॉल्व, ओनली 1 पेरेंट इन्वॉल्व। सिर्फ 1 पेरेंट इन्वॉल्व होगा तो पता नहीं कितने बच्चे होंगे। इसमें बच्चे 100 भी हो सकता है, 200 भी हो सकते हैं, पता नहीं कितने बच्चे पैदा हो सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है। तो वो क्या होता है? एसेक्सुअल प्रोसेस। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि वैसे तो पहले आपको आता ही होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट बच्चा। चलो नेक्स्ट करते हैं बच्चा। कुछ इसकी एक्सेप्शन, पहले ये बता देती हूँ आपको, एग्जांपल्स बता देती हूँ। एग्जांपल्स क्या है बेटा? अभी ये आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको ना ये लर्न करना पड़ेगा, मैं वैसे समझा देती हूँ आपको कैसे लर्न करना है। देखो सबसे पहले ईस्ट है, ईस्ट है, हाइड्रा है। ये कैसे ग्रोथ करते हैं? करते तो एसेक्सुअली हैं, बट कैसे करते हैं? बडिंग से। कैसे करते हैं? बडिंग से। अभी बडिंग आपको मुझे नहीं लगता कुछ समझाने का प्रोसेस है। 4th 5th क्लास से मेरा बेटा अभी कितनी कौन सी क्लास है उसकी? 5th क्लास है, वो 5th क्लास में पढ़ा रहे हैं कि व्हाट इज बडिंग। ना आपको पता ही होगा बडिंग क्या होता है। बड बन जाती है तो वो डिटैच हो जाती है प्लांट बॉडी से, ठीक है, तो वो एक न्यू प्लांट बन जाता है, ठीक है। तो यू हैव टू लर्न द एग्जांपल्स प्रॉपर। जीस्ट और हाइड्रा की एग्जांपल क्या है बच्चों? बडिंग। जीस्ट और हाइड्रा की एग्जांपल क्या है बच्चों? बडिंग। जीस्ट और हाइड्रा की एग्जांपल क्या है? बडिंग, ठीक है। नेक्स्ट है फंजाई, फिलामेंटस एल्गी, फंजाई, फिलामेंटस एल्गी, प्रोटीनियम ऑफ मॉसिस। प्रोटीनियम ऑफ मॉसिस ये किसकी एग्जांपल है बेटा? फ्रेगमेंटेशन की। ये किसकी एग्जांपल है? फ्रेगमेंटेशन की। फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं बेटा, फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं। कैसे मैम? नहीं समझ आया। ये देखो बच्चा, कोई भी कैसे बताऊं मैं आपको? ये देखो, मान लो कोई भी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, कोई भी ऐसी प्लांट बॉडी है, तो उसके ना ऐसे फ्रेगमेंट्स हो जाएंगे, तो इसके ऐसे फ्रेगमेंट हो जाएंगे। तो ये वाला फ्रेगमेंट क्या है? न्यू प्लांट में डेवलप हो जाएगा, न्यू प्लांट में डेवलप हो जाएगा। न्यू, मैम ये प्लांट है, प्लांट ही समझ लो, ठीक है। तो ये न्यू प्लांट में डेवलप हो जाएगा। कोई भी बॉडी एनिमल भी लगा सकते हो आप, ठीक है। चलो नेक्स्ट बेटा, प्लेनेरिया। क्या है प्लेनेरिया? आपने सुना होगा बेटा प्लेनेरिया। ट्रू रीजनरेशन से होता है। आपने सुना होगा किरली है, कोई भी एनिमल है, उसका कोई भी बॉडी पार्ट टूट गया है ना, कोई भी बॉडी पार्ट टूट गया तो उसका न्यू बन जाता है, वो न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो उसकी क्या एग्जांपल है बेटा? प्लेनेरिया की एग्जांपल है, ठीक है। क्या है इसका? प्लेनेरिक फ्लैट वॉर्म है बेटा। ये हम ये चैप्टर करेंगे एनिमल किंगडम में करेंगे, व्हाट इज प्लेनेरिया, ये कौन सी फाइल। बस इतना याद रख लो, जो प्लेनेरिया है ना ट्रू रीजनरेशन से बनता है। क्या मतलब है ट्रू रीजनरेशन का? फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये देखो, ये प्लेनेरिया, ठीक है,
ये है प्लेनेरिया। फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ से टूट गया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ से टूट गया, ये इतना रह गया और इसका ये पार्ट इतना रह गया, और ये वाला पार्ट क्या करेगा बच्चों, ये वाला पार्ट ना, ये तो इतना ही रह गया और ये वाला पार्ट क्या करेगा, एक न्यू प्लेनेरिया में फॉर्म हो जाएगा। समझ गया? जैसे किरली नहीं होती, किरली की पूंछ अगर वो जाए तो किरली तो नहीं होती है, बट जो प्लेनेरिया है, वैसे बता रही हूँ, जो प्लेनेरिया है उसका अगर एक पार्ट टूट गया तो वो न्यू पार्ट क्या खुद अपने आप जनरेट हो जाता है, तो उसका क्या बोलते हैं, उसको ट्रू रीजनरेशन। ठीक है, तो मैंने आपको लिखा हुआ है कि आप सोचोगे मैम फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन। तो मैम इसका मतलब क्या है, देखो बेटा इसका क्या मतलब है, ट्रू रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन का क्या मतलब है। इसका मतलब होता है बेटा, जो ट्रू रीजनरेशन है वो फॉर एग्जाम्पल प्लेनेरिया, उसका कोई भी पार्ट, कहीं से भी पार्ट टूट जाए तो वो क्या बन जाएगा, न्यू प्लांट बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा बेटा, न्यू प्लांट बन जाएगा, सॉरी न्यू एनिमल बन जाएगा, न्यू प्लेनेरिया बन जाएगा। बट फ्रेगमेंटेशन का क्या है, फ्रेगमेंटेशन एक पर्टिकुलर एरिया होता है, अगर वहीं से टूटेगा फिर ही न्यू बॉडी बनेगी, वरना नहीं बनेगी। बट ट्रू रीजनरेशन में क्या होता है, कहीं से भी हो जाए, कहीं से भी बखेड़ा खड़ा हो जाए, उसने न्यू प्लांट या न्यू एनिमल बच्चों बना ही देना है। बट जो फ्रेगमेंटेशन है उसमें एक बेटा एक पर्टिकुलर पार्ट होगा, अगर वहीं से टूटेगा तो वो कुछ हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। ठीक है, चलो आई थिंक आपको मेरा समझ आ रहा है, आज आपका फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है, आई थिंक आपको, आप सब समझ रहे, आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं कर भी रही हूं कि ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अगर आपकी कोई क्वेरीज होंगी तो आप लिख सकते हो, तो हम डेफिनेटली हम रिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि मैम ये नोट्स है, कुछ भी क्वेरी हो, यू कैन आस्क विदाउट एनी हेजिटेशन। ठीक है, यू कैन आस्क विदाउट एनी हेजिटेशन, यू कैन आस्क 100 ऑफ टाइम्स क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट है बच्चा, कुछ एक्सेप्शंस है बेटा, ये लिख लो यहाँ पे, कुछ एक्सेप्शंस है, कुछ यहाँ पे एक्सेप्शंस है रिप्रोडक्शन की। बेटा देखो, अगर हम बोलें कि दुनिया में सारे बच्चे पैदा कर सकते हैं ना, दुनिया में सारे बच्चे कोई भी नहीं पैदा कर सकता, लिविंग वर्ड जो है सारे बच्चे पैदा नहीं कर सकते। क्यों मैम, क्यों नहीं कर सकते, कुछ नॉन लिविंग कैसे नहीं कर सकते। देखो हम अगर बात करें तो सारे ह्यूमन बींग्स बच्चे पैदा नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे मैम, एग्जाम्पल कौन सी है बेटा, सबसे पहले मैं बता रही हूँ इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। कुछ ह्यूमन कपल ऐसे भी हैं जो जिंदगी में कभी भी बच्चे नहीं पैदा कर सकते। ठीक है, वो क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, अडॉप्शन होती है ना। ठीक है, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल एक्सेप्शन है बेटा, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल जो कभी भी मतलब पैदा नहीं बच्चे कर सकते। नेक्स्ट है बेटा वर्कर हनी बी। ये क्या होते हैं मैम, वर्कर हनी बी। वर्कर हनी बी बेटा क्या होता है, सलाम साहब बोलती हैं रानी मक्खी को। देखो दो टाइप्स की मक्खी होती है, एक होती है रानी मक्खी, ठीक है, एक होती है वर्कर बीज। जो वर्कर हनी बीज है वो रानी मक्खी को क्या करते हैं, सलाम साहब क्या मतलब उसकी देखभाल करती हैं, सो बच्चे नहीं पैदा कर सकती। ठीक है, म्यूल क्या है बेटा, म्यूल भी एक दो जो स्पीसीज हैं, ठीक है, उनको मिलके बनाया गया था, वो जिंदगी में कभी भी बच्चे पैदा नहीं कर सकता। ये तीनों क्या है बेटा, ये तीनों लिविंग ही हैं। ठीक है, ये बेटा तीनों बच्चे पैदा नहीं कर सकते। तो फिर आप क्या बोल रहे हो कि रिप्रोडक्शन इज अ डिफाइनिंग फीचर और नॉट, नो, रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। क्यों मैम, क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर इज दैट फीचर विच इज प्रेजेंट इन लिविंग बीइंग। ठीक है, बट रिप्रोडक्शन तो सारे लिविंग बीइंग में हो ही नहीं रही है। किस में नहीं हो रही है, म्यूल में नहीं हो रही है, वर्कर हनी बी में हो रही है, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। तो हाउ रिप्रोडक्शन इज अ डिफाइनिंग फीचर। तो डिफाइनिंग फीचर तो वो फीचर होता है ना बच्चों जो सभी लिविंग बींग्स में हो, ये तो कुछ लिविंग बींग्स में हो ही नहीं रही है, तो सो इट इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर विद स्माइल। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं बेटा। नेक्स्ट फीचर है हमारा बेटा, नेक्स्ट फीचर है हमारा मेटाबॉलिज्म। ठीक है, नेक्स्ट फीचर क्या है हमारा, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है बच्चों, मेटाबॉलिज्म होता है हमारी बॉडी में जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं, हमारी बॉडी में जितनी भी रिएक्शंस होती हैं उसे क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस इन आवर बॉडी दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं, जितनी भी रिएक्शंस होती हैं हमारी बॉडी में उसे क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन बॉडी दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। ये देखो बच्चा, अभी मुझे ना एक और स्लाइड चाहिए आपके लिए, मुझे स्लाइड और चाहिए, रुको बेटा। हाँ जी, चलो आ जाओ, करते हैं बात आपके मेटाबॉलिज्म की। चलो जी आ जाओ। देखो बेटा, मेटाबॉलिज्म, जो मेटाबॉलिज्म है ना बेटा,
जो मेटाबॉलिज्म है, आई होप बेटा आप चैप्टर को समझ रहे हो। इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन ही आएगा, ज्यादा नहीं आएगा, मैं आपको सब कुछ कवर करा दूंगी, ठीक है। जो मेटाबॉलिज्म है बेटा दो टाइप्स का होता है, अभी बता देती हूँ आपको। मेटाबॉलिज्म दो टाइप्स का होता है, एक तो होती है बेटा कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एक होता है एनाबॉलिज्म। एक क्या होता है? एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म, ठीक है, जो मेटाबॉलिज्म होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है कैटाबॉलिज्म, एक होता है बेटा एनाबॉलिज्म। अभी क्या डिफरेंस है मैम कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म, ये डिफरेंस क्या है? देखो बेटा अब ना मेरी बात ध्यान से, मैं अभी आपको यहीं पे लर्न करा देती हूँ, ठीक है। अभी आपको मैं कौन सा कलर लें? अच्छा सा, चलो ये लेते हैं। चलो अब देखो, ये कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है काटा, काटा काटा, ऐसे काट दिया, ऐसे काट दिया। कैसे काटा? सुनो मेरी बात अब ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल मैं सुबह पनीर का पराठा खा के आई हूँ, मैं सुबह आलू वाला पराठा खा के आई हूँ, ठीक है। तो जो वो प्रोटीन है वो किस में कन्वर्ट हो गया? जो प्रोटीन है वो किस में कन्वर्ट हो गया? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। तो इसे क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिज्म। इससे हमें एनर्जी मिली, इससे हमें एनर्जी मिली। सुबह मैं आलू का पराठा खा के आई, पनीर का पराठा खा के आई, तो उससे हमें क्या बन गया? ग्लूकोज मिल गया, जिससे हमें एनर्जी मिल गई। बेटा समझ आई मेरी बात? समझ आ गई बेटा? इसे क्या बोलते हैं बेटा? कैटाबॉलिज्म। इसे क्या बोलते हैं बेटा? कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। स्टार्च है जो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, इसे क्या बोलते हैं बेटा? कैटाबॉलिज्म। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट है बेटा एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होता है बेटा? इसमें हमें एनर्जी देनी पड़ती है। हाउ मैम? कैसे? कोई एग्जाम्पल बताओ। अभी बता देते हैं। देखो बच्चा, एग्जाम्पल्स, एनाबॉलिज्म में एग्जाम्पल क्या है? फॉर एग्जाम्पल बेटा ये प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है। तो ये प्लांट क्या करते हैं बच्चों? इसको हम क्या देते हैं? सनलाइट देते हैं, सनलाइट देते हैं, और क्या देते हैं? वाटर देते हैं, और क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, है ना। तो उसके बाद क्या होता है बेटा? ये खाना बनाता है, इसको हमें एनर्जी देनी पड़ती है, तो उसे क्या बोलते हैं? एनाबॉलिज्म। कैटा में एनर्जी हमें मिलती है, एनाबॉलिज्म में हम देते हैं। जब कुछ मतलब कैटाबॉलिज्म कट 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 कट, जब कुछ कटता है, कुछ जैसे प्रोटीन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, या बोल सकते हो स्टार्च है जो आलू का पराठा खाया ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, कुछ कट गया जिससे हमें एनर्जी मिली, तो उसे क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिज्म। फॉर एग्जाम्पल मुझे आज किसी ने डार्क चॉकलेट दी थी, ठीक है, वो मैंने क्या की? सारी खा ली बेटा, ठीक है, वो मैंने सारी खा ली, तो उसे क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म। हाँ जी बच्चा, मतलब सुन समझ आ गया ना बेटा? कैटाबॉलिज्म का की मतलब ਹੁੰਦਾ है कुछ एनर्जी जो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, एनाबॉलिज्म ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ एनर्जी बेटा बनाने हैं, ठीक है। चलो आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ बेटा सब कुछ क्लियर हो रहा है। मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ कि ਤੁਹਾਨੂੰ मतलब ऑनलाइन सिस्टम है कि ਤੁਹਾਨੂੰ पूरा प्रॉपर समझ आ जाए, ठीक है बेटा। अगर फिर भी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ बार-बार कह रही हूँ क्वेरी होगी तो यू कैन। देखो बेटा, देखो कैटाबॉलिज्म च लिखा होया मैं एक्सोथर्मिक प्रोसैस है, ये एंडोथर्मिक प्रोसैस है। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ एक्सोथर्मिक प्रोसैस ਦਾ ਕੀ मतलब ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਮੈਮ? ਮੈਂ ਪਰਾਂਠਾ ਖਾਦਾ, એનર્ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਤਾਂ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਐਂਡੋਥਰਮਿਕ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ એનર્ਜੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਈ ਹੈ? ਪਲਾਂਟਸ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ એનર્ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਐਂਡੋਥਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਦੈਟਸ ਆਲ। ਐਂਡ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਮ ਇਹ ਡਿਫਾਈਨਿੰਗ ਫੀਚਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ बेटा, जो मेटाबॉलिज्म है इट इज अ डिफाइनिंग फीचर। मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर। क्यों बेटा? क्यों मैम? डिफाइनिंग फीचर किवें है? मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर। बेटा मेटाबॉलिज्म किवें है? तुसी कदे देखिया? फॉर एग्जाम्पल मैं इत्थे रख रही हूं, तुहानूं दिखना नहीं। फॉर एग्जाम्पल मेरा ये पेन है, मेरा ये मार्कर है, जिहनूं इहनूं की बोलदे हैं, पेन मार्कर जो भी है, ठीक है। हुण इहदे विच कोई मेटाबॉलिज्म हो रहा है, इहदे विच कोई खाना बन रहा है, कोई इहने परांठा खादा है, इहने कोई खाना बना रहे, कुछ नहीं कर रहा, तो इट मीन्स डिफाइनिंग फीचर क्यों है? डिफाइनिंग फीचर इज दैट फीचर विच इज प्रेजेंट ओनली इन लिविंग बींग्स। ये सिर्फ लिविंग बींग्स का फीचर है, मेटाबॉलिज्म कदे भी नॉन लिविंग बींग्स नहीं होंदा, ठीक है बच्चों। चलो हाँ जी, नेक्स्ट है बेटा सेल ऑर्गेनाइजेशन। इसे हम एमरजेंस भी बोल देते हैं, सेल ऑर्गेनाइजेशन और एमरजेंस। देखो बेटा, सबसे पहले एटम्स है, एटम्स में क्या बने? एटम्स में क्या बने? क्या हो गया? चलो आ जाओ। एटम से क्या बने बेटा? मॉलिक्यूल्स बन गए। एटम से क्या बन गए बेटा?
मॉलिक्यूल्स बन गए, मॉलिक्यूल से क्या बन गया, सेल्स बन गए, सेल से क्या बन गया बच्चों, टिश्यू बन गया, टिश्यू से क्या बन गया, टिश्यू सिस्टम, टिश्यू सिस्टम से क्या बन गया, ऑर्गन, ऑर्गन में क्या जुड़े, ऑर्गन सिस्टम। जब सारे ऑर्गन सिस्टम इकट्ठे हो गए तो क्या बन गया, ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जब छोटी छोटी चीजें इंटरेक्ट हुई तो एक बड़ी चीज बन गई, तो उसे क्या बोलते हैं, सेल। अभी अगर मैं आपको यहाँ पे, आपको मेरी शक्ल तो नहीं दिख रही है, बट अगर मैं यहाँ पे मार्क करिए तो दिख ही रहा होगा। अगर इसमें मैं बोलूं इसमें कोई सिस्टम है, ये कुछ इसका कुछ हो जाएगा, इसमें कोई एटम है, इसमें कोई मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें कोई ऑर्गन बन जाएगा, इसमें कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम, कोई सर्कुलेटरी सिस्टम, क्या ये बच्चे पैदा कर रहा है, ये कुछ ही नहीं कर रहा। ये सिर्फ जो सेल है सिर्फ किसी में होंगे, ये सिर्फ लिविंग बींग्स में होंगे। इसका मतलब इट इज ऑल्सो अ डिफाइनिंग फीचर, ये नॉन लिविंग बींग्स में कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है बच्चों, जिसपे मैं आपको पढ़ा रही हूं, ठीक है, बड़े से बोर्ड पे पढ़ा रही हूं, ये कोई बच्चे पैदा कर रहा है, इसमें कुछ ऑर्गन सिस्टम है, कुछ भी नहीं है, ये भी नॉन लिविंग बीइंग है। तो इसका मतलब ये जो सेल वाला सारा घिसा पिटा जो भी है सिस्टम है, ये सिर्फ नॉन लिविंग बीइंग्स में होता है, नॉन लिविंग बीइंग्स में नहीं होता। सो इट इज ऑल्सो अ डिफाइनिंग फीचर। चलो बेटा नेक्स्ट, बस अब तो थोड़ा सा ही रह गया। चलो अब ये बहुत अच्छा है, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का क्या मतलब है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, अच्छे से करते हैं। चलो, कॉन्शियसनेस का मतलब होता है, मैंने आपको कराया था बेटा ग्राम्स, मैंने आपको कराया था ग्राम्स। अभी यहां पे देख लेते हैं, चलो बीच में से देख लेते हैं, ये देखो ग्राम्स, आई थिंक आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ग्राम्स, हमारा ग्रोथ भी हमने खत्म कर दिया, रिप्रोडक्शन भी खत्म कर दिया, मेटाबॉलिज्म भी खत्म कर दिया, एमरजेंस भी खत्म कर दिया। कहा मैम, एमरजेंस कब खत्म की है, एमरजेंस वही है बेटा जो हमने किया ना, एटम से मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मॉलिक्यूल से सेल बनता है, वो एमरजेंसी है। एमरजेंस का मतलब होता है जब इंटरेक्शन होती है, वही बात है बेटा। अभी मेटाबॉलिज्म हो गया, अभी हम बात करें एबिलिटी टू सेंस एंड रिस्पॉन्ड। मैम यहाँ पे तो कॉन्शियसनेस लिखा हुआ है और आप बोल रहे हो कि एबिलिटी टू सेंस एंड रिस्पॉन्ड। अभी समझाती हूँ, सुनो बात मेरी ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, ठीक है, अभी फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, बाहर से एकदम से मुझे कोई कॉकरोच दिख गया, मुझे कोई लीजर्ड दिखी, मुझे कोई लॉयन दिख गया, चलो लॉयन तो यहाँ पे नहीं आ सकता, कॉकरोच और लीजर्ड आ सकते हैं। तो जब भी मैंने देखा तो एकदम से मैं क्या होगी, साइड होगी। तो मैंने जब उनको देखा तो मैंने उनको क्या किया, सेंस किया। मैंने उनको क्या किया बेटा, सेंस किया। ठीक है, मैंने उनको क्या किया बेटा, मैंने उनको किया सेंस। जब मैंने उनको सेंस किया, जब मुझे पता लगा कि हाँ भाई वो आ रहे हैं, जब मुझे पता लगा कि वो आ रहे हैं, साथ की साथ में साइड पे होगी। साथ की साथ में क्या होगी बेटा, साथ की साथ में साइड पे होगी। साथ की साथ में क्या होगी बेटा, साइड पे होगी। इसका मतलब मैंने क्या किया, तो इसका मतलब मैंने क्या किया, रिस्पॉन्ड किया। जब मैंने उनको देखा मैंने सेंस किया, जब मैं साइड पे होगी तो मैंने क्या किया, रिस्पॉन्ड किया। इसका मतलब मैं क्लास में क्या हूं, कॉन्शियस। अब पता लगा, एबिलिटी टू सेंस एंड रिस्पॉन्ड इज कॉल्ड कॉन्शियस। समझ आया, ठीक है। तो इसका मतलब एबिलिटी टू, फॉर एग्जाम्पल मम्मा आपके मार रही है, ठीक है, आपको चांटे पड़ रहे हैं, तो आप एकदम से साइड होते हो ना, आपको आप सेंस करते हो भी अभी मेरे पढ़ने वाले हैं, तो आप एकदम से साइड हो जाते हो। तो आप क्या करते हो, पहले सेंस करते हो भी अब हमारी पिटाई होने वाली है, आपके साथ भागते हो, तो आप क्या करते हो, रिस्पॉन्ड करते हो। इसका मतलब आप क्या हो घर पे, कॉन्शियस हो। तो इसका मतलब एबिलिटी टू सेंस एंड रिस्पॉन्ड इज इक्वल टू कॉन्शियसनेस। ठीक है, अब स्टिमुलस के एनी चेंज इन द इमीडिएट एनवायरनमेंट, फिजिकल भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, अभी तो खैर सर्दी है तो एसी की जरूरत नहीं है, कोई पक्के की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल लाइट चली जाए तो लाइट के बिना तो क्या ही हो सकता है, वो क्या फिजिकल है, मैं सेंस करूंगी भी लाइट चली गई तो हम क्लास ऑफ कर देंगे, वो क्या करूंगी, रिस्पॉन्ड करूंगी। फोटो पीरियड है, ये फ्लावरिंग का बेटा। अभी प्लांट्स, अभी ये भी समझाना पड़ेगा आपको, सुनो मेरी बात ध्यान से। कुछ बेटा, कुछ क्या सभी प्लांट्स ही ऐसे होते हैं, अगर उन पे लाइट पड़े तो वो फ्री फ्लावरिंग करते हैं। ठीक है, वो फ्री, ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ केमिकल हो सकता है बेटा, केमिकल क्या हो सकता है, जैसे प्लूटेंट्स हो गए, ठीक है, कोई कैसे प्लूटेंट्स, कोई बाहर धुआं बहुत है, कुछ भी है, तो ये प्लूटेंट्स की वजह से भी हम रिस्पॉन्ड करते हैं। बायोलॉजिकल, मैंने अभी बताया, किडली आ जाए, कॉकरोच आ जाए, तो वो क्या है, ये सारे फैक्टर्स हैं बेटा, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, ये सारे क्या हैं बेटा, ये सारे फैक्टर्स हैं। ये क्या हैं, ये सारे फैक्टर्स हैं। ये क्या है, सारे फैक्टर्स हैं जिसको हम सेंस करते हैं और उसकी क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। तो कॉन्शियसनेस को मैं क्या बोल सकती हूँ, परसेप्शन ऑफ स्टिमुलस प्लस रिस्पॉन्स, तो उसे बोल सकती हूँ। ह्यूमंस में सिर्फ क्या है, सेल्फ कॉन्शियसनेस है। ह्यूमंस में सिर्फ क्या है,
सेल्फ कॉन्शियसनेस है। एक और बेटा बड़ी बात आती है, कोमा पेशेंट है। कहते हैं कोमा पेशेंट को हम क्या बोलेंगे? अगर मैं बोलूं कोमा पेशेंट, मैं बोलूं जिंदा है, वो बोल तो सकता नहीं है। अगर मैं बोलूं मरा हुआ है बट उसकी सांसें चल रही हैं, तो उसको क्या बोलूं मैं, है ना? अगर आप बोलोगे कोमा पेशेंट ना कोई बात कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा, तो अगर मैं बोलूं भाई ये तो मरा हुआ है बट सांसें चल रही हैं, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स तो भाई वो जिंदा है। अगर मैं बोलूं मरा हुआ है तो भाई ये तो कुछ भी नहीं, तो हम क्या बोलेंगे उसको? कोमा पेशेंट को आपकी बुक में लिखा हुआ बेटा ब्रेन डेड कंडीशन, तो हम उसको ये बोल देंगे भाई इसका ब्रेन डेड है। बस कुछ ज्यादा लंबी चौड़ी बात है नहीं, बट सिर्फ उसको क्या बोल देंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, जो मेन था वो मैंने आपको करा दिया। ठीक है, तो वो क्या है? ब्रेन डेड कंडीशन है, मतलब उसका ब्रेन डेड है। ठीक है, तो इट इज नॉट कॉन्शियस, वो कॉन्शियसनेस नहीं है। सिर्फ ये आपको लाइन आ सकती है, सेल्फ कॉन्शियसनेस इज द करेक्टर ऑफ ओनली ह्यूमंस। जो सेल्फ कॉन्शियस के होते हैं सिर्फ करेक्टर, मतलब ह्यूमंस का ये करेक्टर है, सेल्फ कॉन्शियसनेस इज द करेक्टर ऑफ द ओनली ह्यूमंस। ठीक है बच्चा, समझ आ गई? इट इज नॉट प्रेजेंट इन द ऑल लिविंग बीइंग, सो इट इज ऑल्सो नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। चलो जी नेक्स्ट करते हैं बेटा। अभी नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट 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 कौन सा है बच्चों? हाँ जी बेटा, देखो एक पार्ट हमने एक चैप्टर का खत्म कर दिया। इस चैप्टर के दो पार्ट्स हैं बेटा, इस चैप्टर के दो पार्ट्स हैं। एक चैप्टर का पार्ट मैंने खत्म कर दिया। ठीक है, हमें आधा घंटा लगा, आधा घंटा से 35-40 मिनट लगे। एक चैप्टर का पार्ट मैंने खत्म कर दिया। अभी सेकंड पार्ट शुरू कर रही हूँ, स्टार्ट कर रही हूँ। आई होप आपको सब कुछ बहुत समझ आ रहा है, अच्छे से समझ आ रहा है। ठीक है, ज्यादा कोई औखा चैप्टर नहीं है, बिल्कुल लंडू सा चैप्टर है, बिल्कुल सोखा चैप्टर है, बिल्कुल ईजी चैप्टर है। आप इसकी कल प्रैक्टिस कीजिए, कल इसके हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, कल इसके हम करेंगे क्वेश्चंस, अच्छे से क्वेश्चन करेंगे। तो आप अपने पास क्या करना, एक पेंसिल लेके बैठना और अपने मार्क्स लिखना कि जैसे कि चैप्टर हमने पढ़ा तो कितने मेरे मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, फिर ही आपको पता लगेगा कि हाँ हमें समझ आई है या नहीं है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो रहा है बेटा, बायोडाइवर्सिटी। मैंने अभी आपको बताया, अभी आप पूछेंगे मैम बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, मैंने अभी आपको बताया। चलो एक खाली स्लाइड ले लें, चलो आ जाओ, एक ब्लैंक स्लाइड लेते हैं तो फिर बताती हूँ मैं आपको। चलो जी आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो जी। ऐसे मैंने आपको अपना नेम नहीं बताया, माय नेम इज अनुपम। ठीक है, आई एम योर बायोलॉजी मेंटर। ओके, चलो आ जाओ, अभी हम करते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी वैसे चैप्टर की स्टार्टिंग में मैंने बताया आपको, दोबारा फिर सुन लो एक बार, क्योंकि हम न्यू पार्ट शुरू कर रहे हैं चैप्टर का। ठीक है, चलो बायोडाइवर्सिटी का क्या है? बायोडाइवर्सिटी क्या है? हमारे 1.7 टू 1.8 मिलियन डाइवर्सिटी है। देखो आपने कितने देखे होंगे, कितने 100 ही बड़ी मुश्किल से देखे होंगे, कुत्ता बिल्ली चूहा, मतलब ऐसे आपने 100 बड़ी मुश्किल से स्पीसीज देखी होंगी, है ना, ज्यादा नहीं देखी होंगी। बट हमारे पास कितनी स्पीसीज है? 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज है। देखो इतनी स्पीसीज, और इनको ऑर्गेनाइज करना कितना मुश्किल होगा, है ना। तो स्पीसीज का मतलब क्या होता है? अभी ध्यान से सुनना, अभी प्लांट्स प्लस एनिमल्स प्लस ऑर्गेनिजम्स, इसे मिलके क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी। इसे मिलके क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी। और ये कितनी है बेटा? 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज है। ठीक है, तो आप सोचोगे ना, सोचो आप इनको ऑर्गेनाइज करना, है ना, इनको ऑर्गेनाइज करना कितना मुश्किल होता होगा। इतनी स्पीसीज को, मिलियन ट्रिलियंस में स्पीसीज हैं, इनको ऑर्गेनाइज करना कितना डिफरेंट है। क्यों मैम, हमने ऑर्गेनाइज करना ही क्यों है? करना है भाई, बिल्कुल करना है, क्यों नहीं करना? सुनो मेरे पास इसका आंसर बहुत अच्छा आंसर है। क्या आंसर है? सुनो मेरी बात। फॉर एग्जाम्पल भाई कोई साइंटिस्ट है, ठीक है, किसी कॉकरोच क्या किसी भी प्लांट स्पीसीज पे करना चाहता है, रिसर्च करना चाहता है, उसको क्या पता कौन सा प्लांट है, कौन सा एनिमल्स है, उसको क्या पता कौन सा ऑर्गेनिज्म है। अगर उसको पता है तो फॉर एग्जाम्पल वो किसी भी प्लांट के ऊपर मिराबिलिस जलापा है, 4 o'clock प्लांट है, अभी तो हमें पता है ये 4 o'clock प्लांट है, मिराबिलिस जलापा है, तो अगर उसको नहीं पता होगा, तो अगर मुझे क्या पता ये प्लांट है, कौन सी स्पीसीज का प्लांट है, तो हमें ऑर्गेनाइज करना तो जरूरी है ना। मैम नहीं समझ आया।
फॉर एग्जाम्पल आपने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है, ठीक है, आपने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्लास नंबर 1 में चल रही है मेडिकल क्लास, सेकंड रूम में चल रही है नॉन मेडिकल क्लास, थर्ड रूम में चल रही है आर्ट्स क्लास, फोर्थ रूम में चल रही है कॉमर्स क्लास। तो हमें कौन से सपने आते हैं कि आपने मैं क्या कोई शक्ल से बता दूंगी कि यू आर अ मेडिकल स्टूडेंट, यू आर नॉन मेडिकल स्टूडेंट, यू आर आर्ट्स स्टूडेंट? नहीं, हमें नहीं पता। हम उसके क्या देखेंगे, उसके आई कार्ड देखेंगे, उसने कौन से ब्रांच में कौन से कोर्स में एडमिशन किया, हम आपका आई कार्ड देखेंगे, फिर हमें पता चलेगा, उसके अकॉर्डिंग हम आपको रूम्स में भेजेंगे। अगर मैं मेडिकल स्टूडेंट, चलो भाई जाओ 1 में जाओ, अगर कॉमर्स का स्टूडेंट हो चलो भाई 4 में जाओ, अगर आर्ट्स का स्टूडेंट 3 में जाओ, नॉन मेडिकल 2 का जाओ। तो इसका मतलब हमें उसका आई कार्ड देखना पड़ेगा, उसका एनरोलमेंट देखना पड़ेगा ना, फिर हम उसको उसकी क्लास में भेजेंगे। वैसे ही हमने इसको डिवाइड करना पड़ेगा, इसके कंपैरिजन करना पड़ेगा इसके साथ वालों के साथ, तो फिर ही हमें पता चलेगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको सब समझ आ गया होगा बेटा। चलो ठीक है, बायोडाइवर्सिटी तो कितनी है बेटा, 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज है, 1.7 टू 1.8 मिलियन। विद इंक्रीज इन एरिया द नंबर ऑफ स्पीसीज न्यू ऑर्गेनिजम्स कैन बी फाउंड इन न्यू एंड ओल्ड एरियाज। कैसे मैम? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पंजाब में स्पीसीज देखी, चलो फॉर एग्जांपल मैंने पंजाब में 200 स्पीसीज देख ली, और मैं हरियाणा में चली गई, मैंने 200 और देख ली, मेरा एरिया बढ़ गया, तो मैं राजस्थान में चली गई और स्पीसीज मैंने देख ली। फॉर एग्जांपल मैं किसी और कंट्री में चली गई, मैंने और स्पीसीज देख ली। मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ बच्चों, जैसा जैसा मैं अपना एरिया बढ़ाऊंगी ना, वैसे वैसे मेरी क्या होंगी, स्पीसीज ज्यादा हो जाएंगी, वैसे वैसे मेरी स्पीसीज क्या हो जाएंगी, ज्यादा बढ़ती रहेंगी। और फादर ऑफ टैक्सोनॉमी क्या है बेटा, एरिस्टोटल। ये याद रखना, पता नहीं कितने बार क्वेश्चन आया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, पता नहीं कितने बार क्वेश्चन आया हुआ है ये। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी एरिस्टोटल। अब ये बोलोगे मैम टैक्सोनॉमी का क्या मतलब है? टैक्सोनॉमी का मतलब होता है बेटा डिवाइड करना, क्लासेस को उसके अकॉर्डिंग डिवाइड करना, उसकी सिमिलैरिटीज को देखे। फॉर एग्जांपल कोई प्लांट है, कोई एनिमल है, उसमें सिमिलैरिटीज क्या है साथ वाले से, डिससिमिलैरिटीज क्या है, उसके बेसिस पे जब हम किसी भी बायोडाइवर्सिटी को ऑर्गेनाइज करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चों, टैक्सोनॉमी। तो उसके फादर कौन है, एरिस्टोटल। क्या है बेटा, एरिस्टोटल। ओके बच्चों, एरिस्टोटल। तो याद रखना, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी क्लास में याद कर लो, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इज एरिस्टोटल। व्हाट इज टैक्सोनॉमी? टैक्सोनॉमी का मतलब होता है जब भी हम किसी भी स्पीसीज को, किसी भी बायोडाइवर्सिटी को डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज, ऑन द बेसिस ऑफ डिससिमिलैरिटीज एंड सिमिलैरिटीज, उसे क्या बोलते हैं बच्चों, टैक्सोनॉमी। अभी टैक्सोनॉमी 3 टाइप्स की है, ये अभी आपको शायद बुक में नहीं मिलेगी, बट मैं पढ़ाऊंगी बेटा। ये आपको एनसीईआरटी की बुक में नहीं मिलेगी, बट आप करेंगे क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, हम सब कुछ करेंगे। ठीक है, एक दिन ज्यादा जरूर लगेगा, बट हम करेंगे, सब कुछ कवर करेंगे। ठीक है, तो क्लासिकल टैक्सोनॉमी में क्या आएगा बेटा, ओनली एक्सटर्नल फीचर्स देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी भी प्लांट स्पीसीज को ना, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी भी प्लांट स्पीसीज को क्या कर रही हूं, मैं किसी भी प्लांट स्पीसीज को मैं डिवाइड कर रही हूं। ठीक है, तो उसमें मैं सिर्फ एक्सटर्नल फीचर देखूं। क्या मेरे को ये बताओ, मैं किसी भी बंदे को देख के, किसी बच्चे को देख के सिर्फ बाहर वाले फीचर्स के पे देख के मैं पता कर सकती हूँ ये मेडिकल स्टूडेंट नॉन मेडिकल ना? तो ये पिट गई, ये बिल्कुल पिट गई बच्चा, ये बिल्कुल पिट गई। क्यों? कि ये क्लासिकल या ओल्ड टैक्सोनॉमी क्या कर रही थी, ये सिर्फ बाहर वाले फीचर्स को देख के बता रही थी कि हाँ भाई मैंने इसको ऐसे डिवाइड किया। ऐसे हो सकता है बाहर से कोई देख के कैसे बता सकते हैं कि ये प्लांट है या ये एनिमल है? नो, ये पिट गई, ये हमें खत्म कर दी। नेक्स्ट फिर बेटा कोई नए साइंटिस्ट आए, हमें नहीं जानना है कौन से साइंटिस्ट आए, और हमें जानने की जरूरत भी नहीं है, बस इतना याद कर लो कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन था, एरिस्टोटल। ये मॉडर्न किसने दी, वो फलाना डिमका, वो हमने नहीं याद करना, आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अभी फिर उसने क्या देखा, उसने एक्सटर्नल फीचर भी देखा, इंटरनल फीचर भी देखा। उसने क्या किया बेटा, मॉडर्न टैक्सोनॉमी में क्या किया बेटा, एक्सटर्नल फीचर भी देखा उसने, इंटरनल फीचर भी देखा। ठीक है, एक्सटर्नल फीचर भी देखा और उसने इंटरनल फीचर भी देखा। ठीक है, एक्सटर्नल फीचर और इंटरनल फीचर दोनों देखे, और उसने साथ में क्या देखा बेटा, CDE, ये निमोनिक है। ये क्या है बेटा, ये निमोनिक है। ये क्या है, ये निमोनिक है। यू हैव टू लर्न द वर्ड निमोनिक। मॉडर्न टैक्सोनॉमी में उसने क्या देखा, CDE। सी का क्या देखा, उसका सेल स्ट्रक्चर देखा। डी का क्या देखा, डेवलपमेंटल प्रोसेस देखा। ई का क्या देखा, उसका रोल क्या है। ठीक है, तो चलो क्लासिकल से तो बेटर है ना। क्लासिकल ने क्या किया था, ओल्ड टैक्सोनॉमी में क्या किया था, सिर्फ बाहर वाले फीचर्स को देखे, सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स देखे। बट इसने मॉडर्न ने क्या किया,
सेल स्ट्रक्चर भी देखा, डेवलपमेंटल प्रोसेस भी देखा, इकोलॉजिकल रोल। चलो मैं आपको ना एक अलग स्लाइड में बताती हूँ। आप देखिए ना खोज पोच हो रहा है आपका, मुझे ये लग रहा है। रुको अभी आपको बताती हूँ मैं ये अभी बताती हूँ आपको। आज चलो अच्छे से करते हैं हम। चलो आज बच्चा सबसे पहले क्या था हमारा ओल्ड टेक्सोनॉमी। सबसे पहले क्या था हमारा ओल्ड टेक्सोनॉमी। ठीक है, पेन चेंज कर ले यहाँ पे तो रेड रेड ही हो जाएगा सारा। कौन सा कलर ले? चलो ये लेते हैं, ब्लैक वाला लेते हैं। ओल्ड टेक्सोनॉमी में सिर्फ क्या देखा था उसने? सिर्फ क्या देखे थे? एक्सटर्नल फीचर्स। क्या देखे थे? स्पेलिंग्स पे मत जाना बच्चों, स्पेलिंग्स पे मत जाना। ठीक है, कंसेप्ट को देखना बस। ओल्ड टेक्सोनॉमी में उसने क्या किया? सिर्फ एक्सटर्नल फीचर देखे। क्या देखे? सिर्फ बाहर से फीचर। तो उसके बाद आई बेटा मॉडर्न टेक्सोनॉमी। क्या आया बेटा? मॉडर्न टेक्सोनॉमी। क्या आया बच्चों? मॉडर्न टेक्सोनॉमी। क्या आया? मॉडर्न टेक्सोनॉमी। उसमें उसने क्या देखा? चलो मैम आप तो पेन ही चेंज कर रहे हो बेटा, मजा ही नहीं आता ऐसे पढ़ाने में, बार बार ऐसे सेम मैंने पढ़ाना है। चलो मॉडर्न में क्या देखा उसने? एक्सटर्नल भी देखा प्लस इंटरनल भी देखा, और साथ में क्या देखा? CDE। साथ में क्या देखा? CD। मॉडर्न में क्या देखा? एक्सटर्नल फीचर भी देखे, इंटरनल फीचर में भी देखे, और साथ में क्या देखा? CDE। C का क्या था? सेल स्ट्रक्चर। ठीक है, डी का क्या था? डेवलपमेंटल प्रोसेस। ये क्या होता है मैम? डेवलपमेंटल प्रोसेस का मतलब होता है बेटा कि वो कैसे डेवलप कर रहा है, वो कैसे ग्रोथ कर रहा है अपनी। नेक्स्ट है इकोलॉजिकल रोल। ये क्या होता है मैम? इकोलॉजिकल रोल क्या होता है बताओ मुझे। जैसे शीप क्या देती है हमें? वूल देती है। जुगनू क्या, वो कौन सा होता है जो हमें वो देता है? सिल्क देता है। सिल्क वॉर्म हमें सिल्क देता है। तो उसका रोल क्या है इन्वायरमेंट में? उसका रोल क्या है? ठीक है, इकोलॉजिकल रोल। ये चार क्यों हो गए? 5 पैरामीटर हो गए जिसपे क्या करती है मॉडर्न टेक्सोनॉमी बेस्ड है। तो एंड पे कौन सी आई? जो हमारे सिलेबस में है, जो प्रॉपर हमने करनी है। क्या करनी है हमने प्रॉपर? वो है बेटा सिस्टमैटिक्स। वो क्या है हमारी? तीसरी क्या है हमारी? सिस्टमैटिक्स। मैंने आपको बताया बेटा 3 टाइप्स की टेक्सोनॉमी है। कौन कौन सी है? ओल्ड, मॉडर्न, सिस्टमैटिक्स। कौन कौन सी है बेटा? ओल्ड टेक्सोनॉमी, मॉडर्न टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। ओल्ड में तो मैंने आपको बता दिया सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स हैं। मैं सारा अपने हाथ से मैंने आपको लिख के दे दिया ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैडम सिर्फ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मॉडर्न में क्या हो गया? एक्सटर्नल, इंटरनल, CDE। बस आपको ये याद करना है CDE, ये भूल जाओ, ये खुद याद हो जाएगा। CDE बस, ABCD वो तो आती होगी आपको, है ना। नेक्स्ट थर्ड टाइप है बेटा सिस्टमैटिक्स। इसमें क्या होता है? इसमें हम उसके पुराने पूर्वज देखते हैं। क्या देखते हैं बेटा? पुराने पूर्वज, जिसे मैं क्या बोलती हूं? एवोल्यूशनरी इंसेस्टर्स। क्या बोलती हूँ? स्पेलिंग से मत जाना बच्चों। एवोल्यूशनरी इंसेस्टर्स। क्या देखते हैं हम? एवोल्यूशनरी इंसेस्टर्स देखते हैं। उसमें क्या देखते हैं बेटा हम? एवोल्यूशनरी इंसेस्टर्स, कि उसके इंसेस्टर्स कैसे हैं। तो इसमें क्या, इसे क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक्स। जब भी आपकी कोई सिस्टमैटिक्स वर्ड आए ना, जब भी कोई सिस्टमैटिक्स वर्ड आए ना बेटा, आपको क्या याद करना है कि इंसेस्टर्स के बारे में वो बात कर रहे हैं, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं। उसे क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक्स। चलो आज हम अपने बैक पे जाते हैं, जो मैंने कराया हुआ है आपको। ये देखो अभी दोबारा से रीड करते हैं। ठीक है, ये तो मैंने बता ही दिया था आपको। अभी सिस्टमैटिक रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये किसने दिया था? कार्लोस लीनियस ने। एक कार्लोस लीनियस की बुक भी है, सिस्टम नेचुरा बुक। ठीक है, तो सिस्टमैटिक्स इज इक्वल टू टेक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी। सिस्टमैटिक्स का दूसरा नाम ही क्या है बेटा? फाइलोजेन। सिस्टमैटिक्स का दूसरा नेम क्या है बेटा? फाइलोजेनी। सिस्टमैटिक्स का दूसरा नेम क्या है बेटा? फाइलोजेनी। सिस्टमैटिक्स का दूसरा नाम क्या है बेटा? फाइलोजेनी। ठीक है, सिस्टमैटिक्स का दूसरा नाम क्या है बेटा? फाइलोजेनी। ठीक है, मतलब जब हम एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में, आपको क्या लगता है इनमें से कौन सा अच्छा होगा?
ओल्ड टेक्सोनॉमी अच्छा होगा या मॉडर्न या सिस्टमैटिक्स? देखो ओल्ड तो बिल्कुल घिटा पिटा है, क्यों? क्योंकि बाहर एक्सटर्नल फीचर दे रहा है, ये फिर भी ठीक है। चलो मॉडर्न मतलब सीडीई भी देख रहा है, एक्सटर्नल भी देख रहा है, इंटरनल भी देख रहा है, तो सिस्टमैटिक्स में क्या होगा? पुराने पूर्वज। सो इट इज अ बेटर, इट इज अ बेटर, ठीक है बेटा। सो इट इज अ बेटर, सो इट इज अ बेटर, ठीक है। चलो नेक्स्ट है बेटा, अब ये स्टेप्स ऑफ टैक्सोनॉमी बहुत इजी है, बहुत बहुत इजी है। स्टेप्स ऑफ टैक्सोनॉमी क्वेश्चन आ जाता होता है बेटा, इसमें से क्वेश्चन आ जाता होता है। सबसे पहले है करेक्टराइजेशन। सबसे पहले क्या है? करेक्टराइजेशन मतलब अकाउंट ऑफ करेक्टर्स। सबसे पहले हम क्या देखते हैं? करेक्टर्स देखते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं? करेक्टर्स देखते हैं। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मतलब दूसरे के साथ कंपैरिजन करते, अच्छा इसके पास ये रूट है, अच्छा इसके पास भी ये रूट है, अच्छा इसके 2 लेग्स हैं, अच्छा इसके भी 2 लेग्स हैं, ऐसे दूसरे के साथ कंपैरिजन करते हैं। देन क्लासिफिकेशन, फिर हम क्या करते हैं? क्लासिफाई कर देते हैं, उसको ग्रुप असाइन कर देते हैं। अच्छा चल भाई तू इस क्लास में चल, इसके साथ तेरे मैच हो रहे हैं। फिर जब हमने क्लासिफाई कर दिया तो उसको क्या दे देते हैं? एक साइंटिफिक नेम दे देते हैं। क्या दे देते हैं? साइंटिफिक नेम। बेटा बायोलॉजी में जब भी हम किसी को साइंटिफिक नेम देते हैं ना, उसे एक टर्म बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं मेरे बेटा? उसे क्या बोलते हैं बेटा? नॉमेनक्लेचर। उसे क्या बोलते हैं बेटा? नॉमेनक्लेचर। जब भी हम किसी को साइंटिफिक नाम देते हैं, जब भी हम किसी को साइंटिफिक नाम देते हैं तो उसे क्या बोलते हैं बेटा? नॉमेनक्लेचर। सो दीज आर द स्टेप्स ऑफ टैक्सोनॉमी, ठीक है। आई होप आपको बेटा समझ आ गया, ठीक है। कल ये मैं चैप्टर खत्म कर दूंगी आपका, कल ये चैप्टर खत्म कर दूंगी। एक लास्ट बात, जो भी आपकी कोई क्वेरीज होगी तो प्लीज हमें वो डाल देना। आई डेफिनेटली मैं आपको उस क्वेरीज का आंसर दूंगी, और ये भी बताना लिख के कि आपको लेक्चर कैसा लगा, ठीक है। थैंक यू।